यहाँ कह रहा है कि इसका मतलब क्या है, ये डाइमर बना लिया, यानी डाइमेराइजेशन बोलते हैं इसे, डाइमेराइजेशन। यानी हम ये कह सकते हैं कि टू मॉलिक्यूल जो था वो एसोसिएट हो गए, मिक्स हो गए, एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया, एक बिग मॉलिक्यूल का क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया। तो हुआ क्या, तो यहां पर अगर देखें पर पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल का जो मोलर मास है वो तो 60 है, लेकिन ये तो एक पार्टिकल दोनों मिलके बना है, तो 60 इंटू कितना हो जाएगा, तो 60 इंटू 2 अगर बात करें तो 120 हो गया। तो मोलर मास पहले कितना था, 60 था पर पार्टिकल, बाद में कितना हो गया, 120 हो गया। तो इसका मतलब जो एक्सपेक्टेड था वो तो नहीं हुआ, उससे चेंज हो गया, बढ़ गया। तो अगर एसोसिएशन हो रहा है तो मोलर मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, मोलर मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। बात है इसमें। तो और ठीक है, तो वही कह रहा है, इन केस ऑफ एसोसिएशन number of particle decreases in the solution resulting in a decrease in the value of colligative property of the solution। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टीज आर, ठीक है। तो कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी, हाँ मोलर मास तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज करेगा। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे डिक्रीज करेगा उसको हम समझते हैं। देखो जैसे मान लो हमने क्या किया, तो जैसे हमने सपोज ये कर लिया कि भाई देखो हमारे पास क्या है, एक बीकर था, यहाँ पर हमने वाटर ले लिया, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे जो इसके सरफेस पर जो सॉल्वेंट थे ये थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 5 जो है ये नहीं सॉल्वेंट थे, और इसके वेपर बन रहे तो कितने आ रहे थे, 5 आ रहे थे, 5 वेपर आ रहे थे, और इसका जो प्रेशर होता है वो 5 वेपर प्रेशर हमने माना था, ऐसा हम लेके चल रहे थे, कंसिडर कर रहे थे, ठीक है। हाँ जी अनीश यादव, गुड इवनिंग, कैसे हो, बढ़िया हो, हाँ हम भी ठीक है, मजे में। कह रहा मान लो यहाँ पे इसके सरफेस पे कितने 5 वाटर मॉलिक्यूल है, 5 जो है वो वेपर में चेंज हो रहे थे, तो उसका जो वेपर प्रेशर आ रहा था वो तो 5 आ रहा था, चलो ठीक है। अब हमने इसमें अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वाटर ना लेकर के हम यहाँ पर कह रहे हैं कि बेंजीन, ये क्या भाई बेंजीन है, मतलब सॉल्वेंट हमारा बेंजीन हो गया, अच्छा, यानी इसके वेपर बन रहे हैं यहाँ। अब आपने क्या किया, एसिटिक एसिड मिलाया, कितना मिलाया, एसिटिक एसिड मिलाया, कह रहा दो मॉलिक्यूल हमने मिला दिया इसमें। तो हमारा दिमाग तो यही कह रहा है कि भैया दो मॉलिक्यूल अगर मिलाए हैं तो दोनों ये सरफेस पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो अगर दो सरफेस पर गए हैं तो दो जगह घेरेंगे, यानी उसके बाद अगर देखेंगे तो भैया अब वेपर कितना बनेगा, तो कहोगे कि सर वेपर तो अब 3 ही बनेगा। तो हमारा दिमाग ये कर रहा था कि भैया जिस इसका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो जो है आपका क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट अब ज्यादा आएगा, है ना, तो सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम आएगा, ठीक। अच्छा, लेकिन हुआ क्या, उल्टा उल्टा ये हो गया कि भैया दो मॉलिक्यूल जो हमने मिलाया लेकिन बन तो रहा है एक है, तो सोच के चल रहे थे कि भैया दो है लेकिन बन कितना रहा है, एक ही, तो जगह कितना एरिया मतलब एक पार्टिकल के जगह पे आएगा। तो अब कितने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के पार्टिकल बचेंगे या बेंजीन के, तो कहोगे 4। तो इसका मतलब जो है कि जो वेपर बनेगा वो तो 4 का बनेगा। सोच के चले थे कि 2 मिलाएंगे तो 3 का बनेगा, लेकिन जब 2 मिलाए तो वो सोल्यूट जो था वो मिल करके क्या हुआ, डाइमर बना लिया, और वह एक ही मॉलिक्यूल बना लिया लार्ज का, यानी दो मॉलिक्यूल मिलकर एक बना लिया, तब तो एक का जगह ना गिरेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका वेपर प्रेशर जो हम लोग सोच रहे थे उससे क्या आ गया, ज्यादा आ गया, उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, ज्यादा आ जाएगा। बात है इसमें। तो वही कह रहा मोलर मास क्या हो जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। तो वही कह रहा इन केस ऑफ एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस इन अ सॉल्यूशन रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज कर जाएगा, और कह सकते हो कि इंक्रीज इन द मोलर मास। तो मोलर मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक। चलिए दूसरा केस में कह रहा कि अगर मान लो भाई डिसोसिएशन हो गया, क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया, तो डिसोसिएशन में क्या समझोगे, तो देखो कह रहा कि अगर हमारे पास कितने पार्टिकल थे, ये कह रहा है कि हमने ये वाटर लिया था इसमें, यानी NaCl को हमने एक पार्टिकल लिया था, कितना, 1 पार्टिकल, और इसको हमने वाटर में मिला दिया, तो ये तो भैया हो गया
Na प्लस में और क्या हो गया भैया Cl माइनस में हो गया। ये बात क्लियर है? तो समझो जरा। अब यहाँ पर जो हमने यहाँ पर वाटर लिया था, ठीक है, वाटर का अगर हम वेपर देखें तो 1 2 3 4 5 बनेगा, है ना। ऐसे हमने यहाँ दिखा दिया कि 5 वाटर का वेपर बनेगा जब ये प्योरेस्ट फॉर्म में था। अच्छा, अब आपने इसमें 1 पार्टिकल क्या मिला दिया, NaCl का। NaCl का कितना पार्टिकल मिलाया, 1 मिलाया। लेकिन जब इसमें ये पहुंचा तो ये डिवाइड हो गया कितने में, 1 + 1 यानी 2 पार्टिकल में डिवाइड हो गया। कितने पार्टिकल में डिवाइड हो गया, 2 पार्टिकल में। हाँ जी, जय भोलेनाथ, कैसे हो, बढ़िया हो? चलिए जी, तथास्तु। चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर देखो NaCl है, अब ये 2 पार्टिकल में क्या हो गया भाई, टूट गया। चलो ठीक है, टूट गया। अब हुआ क्या कि भैया हम तो मान के चल रहे थे कि हमारे पास एक पार्टिकल ऐड किए हैं तो एक ही ना जगह घेरेगा। तो अगर एक पार्टिकल एक जगह घेर लिया तो अब जो प्रेशर बनेगा यानी वेपर प्रेशर बनेगा वो तो 4 का हो जाएगा, 4 का होगा। ये हमने सोच के मिलाया था, लेकिन भैया जब हमने मिलाया तो पता चला ये तो और नालायक निकला, यानी ये तो ब्रेक हो गया, टूट गया। तो इसका मतलब क्या है, अब ये कह रहा है ना भैया मिलाया तो एक थे लेकिन हो गया 2, तो इसका मतलब कि ये 2 जगह घेरेगा। अब 2 जगह घेर लिया तो इसका वेपर प्रेशर अब कितना आएगा, 3 आ गया। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो डिसोसिएशन के केस में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसा सॉरी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि हमने बात किया था कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उतना ही क्या होगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। तो यहाँ देखो पार्टिकल एक था, मिलाने पे 2 हो गया, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर गया। लेकिन इसमें क्या हुआ था, इसमें 2 पार्टिकल मिलाए थे, पार्टिकल घट के 1 आ गया, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो गया। बात है इसमें? अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अब मोलर मास पे क्या इफेक्ट पड़ा भाई, देखो अगर हम NaCl का मोलर मास देखें तो आपको पता है कि सोडियम का 23 होगा। सोडियम का कितना हो जाएगा भाई, 23 हो जाएगा, है कि नहीं है। और क्लोरीन का पता है कि 35.5 है, ये होता है, हमें पता है। अच्छा, अब इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो 58.5 होता है। यानी हम ये सोच के चल रहे थे कि भाई देखो जो NaCl का मोलर मास है वो 58.5 है, लेकिन अगर इसे वाटर में मिला दिए तो इसका जो मोलर मास है 2 पार्टिकल का अलग अलग हो जाएगा, और पर पार्टिकल मोलर मास तो कम हो रहा है। यानी एक पार्टिकल का मोलर मास 58.5 था, लेकिन डिसोसिएशन होने के बाद एक पार्टिकल का जो मोलर मास है वो तो कम हो गया, चाहे आप क्लोरीन का ले लो चाहे आप सोडियम का ले लो। बात है इसमें? तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना था कि डिसोसिएशन अगर होगा तो मोलर मास तो डिक्रीज कर जाएगा। तो वही करा, इन केस ऑफ डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन रिजल्टिंग इन द, ठीक है, डिक्रीज इन द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस सॉरी यहां लिखना था इंक्रीज इन द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और ठीक है डिक्रीज इन द मोलर मास। तो मोलर मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई, आया बात में? चलिए, अब यहां पर समझ में आ गया। देखो एक चीज और समझो, इसका मतलब क्या हो गया, हमें यहां समझ में आ रहा है कि भैया देखो जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है ना, कॉलीगेटिव जो प्रॉपर्टीज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल अगर भाई ज्यादा है, ठीक है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा। अच्छा, और हमने ये देखा कि अगर पार्टिकल इंक्रीज कर रहे हो तो मोलर मास जो है वो डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ कर सकते हैं कि कॉलीगेटिव जो प्रॉपर्टी जो है ये उल्टा हो जाएगा किसके, एबनॉर्मल मोलर मास के। किसके, एबनॉर्मल मोलर मास है कि नहीं है, एबनॉर्मल मोलर मास। ये ध्यान में आपको रखना है।
ठीक है, मोलर मास ज्यादा होगा तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा कि अच्छा ठीक है, हमने NaCl तो मिला दिया, अब ये बताओ कि जैसे मान लो हमने वाटर ले लिया और हमने NaCl मिला दिया उसमें, ठीक है, तो ये बताओ कि भैया उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना डिक्रीज हो सकता है या इंक्रीज हो सकता है, या हमने कोई सोल्यूट मिलाया तो ये बताओ कि उसका अगर वो एसोसिएशन हो जाए या डिसोसिएशन हो जाए तो आपने कहा कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज होगा। तो बात आती है भैया कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कितना इंक्रीज हो सकता है या कितना डिक्रीज हो सकता है, ये बताओ। तो अब लोग चिंता में आ गए, टेंशन में आ गए, भैया अब कैसे क्या करें, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो भैया दौड़े दौड़े आए वांट हाफ। तो वांट हाफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था भैया, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था, ठीक है, जिसको बोलते हैं वांट हाफ फैक्टर आई। तो वांट हाफ फैक्टर आई जो था एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल आप मिला रहे हो सॉल्वेंट में तो अगर डिसोसिएशन होगा तो उसका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कितना डिक्रीज हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, या एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा, मतलब चेंजिंग कितना आएगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जबरदस्त डिस्कवरी है भाई, एकदम जबरदस्त डिस्कवरी, ठीक है। चलिए कहानी देखते हैं। कह रहा वांट हाफ फैक्टर्स आई, ठीक है, द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या होता है, रेशियो होता है किसका भैया, एक्सपेरिमेंटल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का एंड कैलकुलेटेड जो है आपका या थ्योरेटिकल बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का, ठीक है। अच्छा अब हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो इसको देखो लिखने के लिए भैया हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, है ना। जैसे हमें कहा कि I इक्वल टू, ठीक है, कह रहे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में क्या भैया कहोगे कि डेल्टा टीबी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर मुझे लिख सकते हैं क्या, एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा भैया, एक्सपेरिमेंटल है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा डेल्टा टीबी, है ना, क्या बोल देंगे डेल्टा टीबी जो है ये कैलकुलेटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैलकुलेटेड, है ना। या हम लिख सकते हैं कि चलो ठीक है हम डेल्टा टीबी नहीं निकालना चाहते हैं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालो भैया, तो डेल्टा टीएफ लिखोगे और यहाँ एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, है कि नहीं है, क्या हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, है ना। या जो ऑब्जर्व कहोगे अपान क्या हो जाएगा कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड, एक मिनट में डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा कैलकुलेटेड हो जाएगा, है कि नहीं है। अच्छा अब कह रहा है ना, अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी हम ले सकते हैं पाई एक्सपेरिमेंटल, क्या है एक्सपेरिमेंटल, या जिसको हम ऑब्जर्व भी बोलते हैं, ऑब्जर्व भी बोल सकते हैं, डिवाइड बाई जो है आपका कैलकुलेटेड होगा, क्या होगा कैलकुलेटेड होगा नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। ऑब्जर्व या नॉर्मल वैल्यू भी यानी देखो ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइड बाय नॉर्मल वैल्यू भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक चलिए। लेकिन ये तो भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमारे काम का चीज कम है, ठीक है। हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखो आई की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो कह रहा है कि अगर हमारे पास आई इक्वल टू है तो आपको यहाँ लिखना होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर, ठीक है, सॉरी आफ्टर, आफ्टर डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएशन के बाद, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और एसोसिएशन, तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उसको लिखना होगा डिवाइड बाय, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल, यही बस याद रखो बस काम हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, बिफोर, बिफोर डिसोसिएशन और डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, ठीक है, और एसोसिएशन, एसोसिएशन, यानी डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद यानी कह सकते हैं ये देखना है, ठीक है। यानी अगर हमें आई कैलकुलेट करना है तो सिंपल सी बात है कि भैया नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना होगा या एसोसिएशन कितना होगा, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है, इसको हमें लिखना है। चलिए ठीक है ये भी हो गया कहानी।
अब इसको जो हमने अभी फार्मूला लिखा वही ले सकते हैं क्या, आई ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, या मास में हमने क्या था रिवर्स था, वहां पे हमने देखो ठीक है आई इक्वल टू नॉर्मल यानी कैलकुलेटेड वाला देखो यहाँ नीचे है, यहाँ मास ऊपर चला गया तो रिवर्स था, तो ये ध्यान में रखना है कि ये उल्टा होगा। तो आई इक्वल टू नॉर्मल यानी कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास यानी एब्जॉर्ब्ड मोलर मास, ठीक है ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अच्छा अब यहाँ पे बात आती है कि चलो ठीक है भाई आई जो है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, चलो देखो जैसे कह रहा है हमारे पास क्या है C6 है H12 है O6 है, ठीक है और यहाँ पे हमने वाटर में डिजॉल्व किया, तो ये देखो इसमें देखो ये जो है हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन है, ये बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड, और आपको पता है भैया कोवैलेंट बॉन्ड जो है वाटर में डिजॉल्व होने वाला ब्रेक होने वाला नहीं है, तो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, यूरिया जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, सुक्रोज जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। मतलब इसका फार्मूला ऐसा नहीं है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन भैया इधर उधर चलेगा, ऐसा नहीं होगा, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो फिक्स रहेंगे, मतलब वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना, तो ड्यू टू द कोवैलेंट बॉन्ड दे कैन नॉट डिसोसिएट इनटू द आयंस, दैट इज व्हाई द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर और बिफोर डिसोसिएशन आर सेम, ठीक है तो जितना पार्टिकल पहले लोगे उतने ही रहेंगे, यानी C6 H12 O6, तो नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है, यहाँ भी नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है, तो I की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/1, इसका मतलब 1, तो अगर I की वैल्यू 1 आ गया, तो अगर I की वैल्यू 1 आ गया तो इसका मतलब कह सकते हैं फॉर सोल्यूट व्हिच डू नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन I इक्वल टू 1, यानी ऐसा जो एसोसिएशन है और ना तो एसोसिएट होगा और ना ही डिसोसिएट होगा, ना ही एसोसिएट होगा और ना ही क्या होगा डिसोसिएट होगा, ये बात क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि अच्छा ठीक है मान लीजिए सॉल्यूशन जो है यानी सॉल्यूट जो आपने ऐड किया वो तो डिसोसिएट होगा, जैसे हमारे पास क्या है NaCl, चलो भैया आयनिक कंपाउंड है, वाटर में मिक्स कर दिए तो Na प्लस हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है कि नहीं है, तो I इक्वल टू अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर यानी पहले कितना पार्टिकल है 1 है, तो यहाँ पे नंबर पार्टिकल क्या हो गया बताओ जरा, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि नंबर पार्टिकल क्या हो गया 2 हो गया, तो इसका मतलब I इक्वल टू क्या फार्मूला बनाओगे नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है आफ्टर डिसोसिएशन कितना है भैया 2 है फार्मूला जो हमने बताया, और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन कितना है 1 है, तो I इक्वल टू कितना हो गया 2, तो अगर I का वैल्यू 1 से ज्यादा हो रहा है तो सिंपल सी बात है वो भाई डिसोसिएट होगा, है कि नहीं है, तो वही कह रहा है ठीक है कि फॉर सोल्यूट अंडरगोइंग ठीक है डिसोसिएशन, तो अगर डिसोसिएशन होगा तो I इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे अगर देखते हैं कि जैसे हमारे पास हमने कहा कि हमारे पास एसिड है और इसमें हमने ले लिया बेंजीन, अब इसके जो 2 पार्टिकल हैं यानी हमने 2 पार्टिकल पहले लिया था बेंजीन में हमने डिसॉल्व कर दिया, अब बेंजीन में जैसे ही डिसॉल्व करेंगे तो ये तो डाइमेराइज हो जाएगा भैया, 2 मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा ऐसे, तो CH3COOH बना लेगा 2 मॉलिक्यूल में चेंज हो गया तब, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पहले 2 था अब कितना हो गया 1 ही हो गया, बड़ा हो गया कोई दिक्कत नहीं लेकिन 1 ही पार्टिकल बचा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम I की वैल्यू कैलकुलेट करें तो I इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, यानी यहाँ देखो एसोसिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कितना है 1 है और बिफोर एसोसिएशन कितना है 2 है, तो आंसर कितना आ गया 0.5 यानी 1 से कम आ गया, तो आपको ये ध्यान में रखना है अगर वांट फैक्टर का वैल्यू 1 से लेस देन 1 है इट मीन दैट कह सकते हैं कि द सोल्यूट अंडरगो एसोसिएशन, तो जो सोल्यूट होगा वो एसोसिएशन होगा, इफ I इज ग्रेटर देन 1 मींस दैट सोल्यूट अंडरगो ठीक है डिसोसिएशन, ठीक है, और अगर कह रहा है कि I का वैल्यू अगर सेम है 1 है तो इसका मतलब है सोल्यूट नाइदर भी गेट डिसोसिएट और ठीक है एसोसिएट, ना तो एसोसिएट होगा और ना ही डिसोसिएट होगा, ये बात क्लियर हुआ।
चलिए ये तो हमने देख लिया। अब इससे रिलेटेड देखो 2025 में क्वेश्चंस आया हुआ था, चलो देखते हैं क्वेश्चंस हम कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट विल बी, ठीक है, तो बताओ जरा क्या हो जाएगा। कह रहा है इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट विल बी, ठीक है, तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या हो जाएगा अगर एसोसिएशन हो रहा है, बताओ जरा। तो एग्जांपल फट से याद रखो, देखो CH3 हमारे पास COOH है, अब इसका हमें CH3 है और COOH है, तो यहाँ पर इसके पार्टिकल कितने हैं 2, और पर पार्टिकल इसका मोलर मास कितना होता है 60 होता है। अगर हम इसको बेंजीन में ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट में, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा भैया, एसोसिएशन हो जाएगा और इसके पार्टिकल कितने हो जाएंगे 1, यानी 2 मिलकर के 1 बना लिया और इसका मोलर मास हो गया 120। तो भैया ये इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बात आ रहा है इसमें। तो यानी कह सकते हैं इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट विल बी इंक्रीजेज, तो एबनॉर्मल मोलर मास जो होगा वो इंक्रीज करेगा। ये बात क्लियर है, आया बात में, ठीक है। अगर यही डिसोसिएशन आ जाता तो डिक्रीज कर जाता, है कि नहीं। चलिए अगला कह रहा है कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कह रहा है अच्छा तब तो भैया जो उधर हम पढ़े ना ये तो सब सत्यानाश हो गया, गड़बड़ हो गया। यानी जो हमने उधर पढ़ा था क्या सा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कॉलिगेट, और उसके बाद जो है कर सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो भाई हमने पढ़ा ये तो भाई गड़बड़ हो सकता है, हो जाएगा कब, कह रहा कि जब अगर सोल्यूट मिला रहे हो, अगर ये एसोसिएट हो गया और डिसोसिएट हो गया तब तो गड़बड़ है, तब क्या करोगे। तो कह रहा भैया इसका ऐसा करो ना, फार्मूला को चेंज कर लो। तो फार्मूला हमें क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि देखो भाई क्या होगा, फार्मूले में हम क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखो तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर देखा जाए तो डेल्टा P अपन क्या था, P0 इक्वल टू क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी B था। अब इसमें हम I से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मॉडिफाई हो जाएगा, क्लियर है, बस I से मल्टीप्लाई करना है यानी 1/2 फैक्टर। दूसरा था आपका एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें अगर देखें तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या पड़े भाई, KB है इंटू M के हैं, ये पढ़े थे, तो यहाँ I से मल्टीप्लाई कर लो, हो गया है ना। थोड़ा सुंदर सा लिख रहे हैं, बुरा मान जाए भाई, KB इंटू M है कि नहीं, चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब तीसरा अगर देखते हैं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, क्या भैया डिप्रेशन है इन फ्रीजिंग पॉइंट, है कि नहीं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम देखें, ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का हो जाएगा, बस वही है डेल्टा TF, जो डेल्टा TF इक्वल टू क्या था, KF था इंटू M के ही ना था, ये तो हमने पढ़ा था भाई, यही होगा। अब हमें I से मल्टीप्लाई कर देना है, काम हो गया। फोर्थ अगर देखेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर था, ऑस्मोटिक प्रेशर है कि नहीं है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर है तो ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या लिखते थे भाई, पाई। तो पाई इक्वल टू छत्रपति शिवाजी टर्मिनल CST है ना, तो इसको हम I से मल्टीप्लाई कर दें। या मैंने कहा था कि भाई देखो इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, किसी बुक में CRT दिया था, है कि नहीं है, तो यह I से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, बस हो गया, बात क्लियर हुई। चलिए अब यहाँ पे बात हो गई हमारी ये, यानी मॉडिफिकेशन कर दिए। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यानी अगर एसोसिएट हुआ तो कितना परसेंट एसोसिएट होगा, डिसोसिएट होगा तो कितना परसेंट डिसोसिएट होगा। तो इसका अगर हम परसेंटेज निकालना चाहें तो इसके लिए क्या है, कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या फार्मूले हैं, उसे हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि कह रहा है कि भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में खाली हमें फार्मूला याद रखना और इसका डेरिवेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आने वाला है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है लॉकडाउन के पहले बहुत बार आए हुए हैं और आप कोशिश करो कि इसे एक बार समझ लो, है ना। क्यों, क्योंकि देखो
अभी जैसे नीट की तैयारी कर रहे थे सब लोग, तो अब लॉकडाउन के बाद क्वेश्चन पेपर बहुत इजी बना दिया था। अब इतना ज्यादा इजी बना दिया था कि भैया पेपर जो था बोर्ड का, यानी सीबीएसई बोर्ड का और नीट का एकदम इक्विवेलेंट था। मुझे तो कभी कभी एहसास होता था कि भैया नीट वाला क्वेश्चन पेपर जो है वो थोड़ा लूज बना दिया, इजी बना दिया, है ना। लेकिन इस साल क्या किया, इस साल थोड़ा तगड़ा बना दिया, और जब तगड़ा बना दिया तो भैया परसेंटेज डाउन हो गया, है कि नहीं है। तो उसी टाइप से आपको यहाँ भी समझना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया एटलीस्ट उतना तो तैयार कर लो, या जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उतना तो सॉल्व कर लो। तो उसी को हमें देखना है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है फॉर डिसोसिएशन, तो अगर हमें डिसोसिएशन हो रहा है तो कह रहा है डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द, ठीक है, टोटल सब्सटेंस दैट अंडरगो डिसोसिएशन। तो कह रहा है टोटल फ्रैक्शन कितना हो सकता है, तो कह रहा है निकालोगे कैसे। तो कह रहा है देखो अल्फा, यानी अल्फा को क्या बोलेंगे हम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी बोल सकते हैं ना। फार्मूला हम लिखेंगे अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला लगाना है तो आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन लिखना है। अब आई क्या है, तो डिसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो ये ले सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल आफ्टर डिसोसिएशन, यहां लिख लेंगे आफ्टर डिसोसिएशन। ये डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो रहे हैं तो वो एन की वैल्यू हो जाएगा। और आई तो पता है कि भैया वन हाफ फैक्टर है, आई की वैल्यू कितना भैया, वन हाफ फैक्टर है, आई क्या है, वन हाफ फैक्टर है, ठीक है। अब कह रहा है कि चलो ठीक है, अगर मान लो एसोसिएशन हो गया तब, तो उसके लिए फार्मूला हमें दूसरा लिखना है, यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन अगर पूछेगा तो अल्फा से ही प्रेजेंट करना है, बस फार्मूला चेंज हो जाएगा, आई माइनस वन अपॉन वन अपॉन एन माइनस वन। तो यहाँ पर आई तो वन हाफ फैक्टर है ही है, हमें पता है। तो एन क्या, व्हाट इज एन, तो यहाँ पे अगर बात करें तो एन इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स बिफोर एसोसिएशन, यानी एसोसिएशन से पहले पार्टिकल कितने थे। तो जैसे हमने बेंजीन वाले में बात किया, तो बेंजीन में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे, दो थे, है ना, बात आया इसमें। बात आ रही इसमें, चले। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एन अनरिप मैंगो प्लेस इन अ कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल, है ना, ट्रेवल्स बिकॉज। तो इसमें ये कह रहा है कि भैया जो मैंगो है वो यानी अनरिप, ठीक है, जो पका हो यानी कच्चा, कच्चे मैंगो को अगर हम क्या करते हैं नमक के सॉल्यूशन में यानी साल्ट के सॉल्यूशन में अगर हम डिप कर देते हैं तो वो सिकुड़ जाता, श्रिंक कर जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस केस में अगर देखें तो क्या होगा, तो जैसे मैंने कहा कि अब कच्चा आम कैसे बनाए, ये सपोज करते हैं ये आम है, आम का टुकड़ा भी है ना। अब इसमें हमने क्या किया, इसे हमने साल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया, साल्ट सॉल्यूशन में क्या कर दिया, डाल दिया। अब इसका जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, साल्ट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और इस पिकल का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, लो है। तो वाटर कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब जो पिकल है, अचार बनाते हो तो अचार में नमक डाल देते हो, तो अचार में नमक क्यों डाल देते हो, है ना, तो नमक क्यों डाल देते हो, क्योंकि भाई नमक जो है ना उसमें से वाटर को क्या करता है, वो निकाल लेता है कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बोलो जरा, अब आंसर क्या हो जाएगा आपका। ये देखो 2000, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं दिया हूँ, देखो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड 2025 में यानी पिछले साल पूछा हुआ था, मतलब पिछले साल क्या मतलब इसी साल पूछा हुआ था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो कह रहा है इट गेन वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, नहीं हो पाएगा, गया। इट लॉसेस वाटर ड्यू टू द रिवर्स ऑस्मोसिस, है। और इसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस कहाँ हो रहा है, ऑस्मोसिस रिवर्स मतलब उसके पास प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो रिवर्स तो है, गया, रिवर्स गया। अब यहाँ पर क्या है, इट लॉसेस वाटर ड्यू टू द ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस की वजह से वाटर क्या हो रहा है, वो निकल रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ वन हाफ फैक्टर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन,
aqueous solution of x, y and z are 1.9, 0.9 and 2.6, then which of the following relation is correct? कह रहा है कि हमारे पास दो हैं सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, x है, y है एंड z, ठीक है। अब कह रहा है कि फर्स्ट का जो x का वांट हाफ फैक्टर है वो तो 1.9 है, दूसरे का 0.9 है, तीसरे का कह रहा है 2.6 है। तो ये बताओ कि इसमें से क्या होगा। तो हमें पहले तो अब कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट, तो सिंपल सी बात क्या है कि अगर डेल्टा टी भी अगर देखेंगे, है ना, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, जेड है, एक्स है और क्या है, वाई है ना, ये दिया हुआ। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज होगा, जितना वांट हाफ फैक्टर होगा उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। तो जेड का तो सबसे ज्यादा आना चाहिए, फिर उससे कम किसका, एक्स का आएगा, वाई का सबसे कम हो जाएगा। तो देखो ऐसा तो दिया नहीं है ना, तो ये है ही नहीं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम किसका होगा, तो सबसे कम किसका हो सकता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो उस केस में हम बात करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे और क्या, तो वाई हो जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा और फिर जेड हो जाएगा। तो वाई, एक्स और जेड, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा, ये आप समझ। ऑस्मोटिक प्रेशर है भैया एक्स वाई जेड, ये तीनों बराबर हो ही नहीं सकते क्योंकि इसके वांट ऑफ फैक्टर इक्वल है ही नहीं। यहाँ पर देखो वाई और जेड भी इक्वल कभी नहीं हो सकते, तो ऑप्शन कौन सा था, फ्रीजिंग पॉइंट था। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो इसको लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बोलो लेक्चर ठीक था। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।